मैं इमदाद सुमरो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला है जिसमें हाई प्रोफाइल मुकदमात में तकर्रुर और तबादले से रोक दिया गया। हुकूमत को असद उमर तहरीक इंसाफ की तरफ से धमकी है, इदारों को खुली धमकी। शेख रशीद साहब का इदारों के ऊपर इल्ज़ाम कि वो इदारे जासूसियाँ करते फिर रहे हैं। तो ये सारे मामलात हैं और उससे बढ़कर गर्मी, लोड शेडिंग और हुकूमत के हाथ से निकलते हुए मामलात। डॉलर 200 से क्रॉस कर चुका हुआ है और गर्मी का आलम यह है कि गर्मी कम होने का नाम नहीं लेती और लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। और उसमें सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त पेश आ रहा है, ज़ाहिर है अगर लोड शेडिंग हो तो कारोबार मुतासर होता है, आम ज़िंदगी मुतासर होती है, लेकिन उससे बढ़कर इस वक्त जो तबका अजाब में है वो हैं बच्चे। मैट्रिक और 9th के एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चे। पंजाब में मैट्रिक के इम्तहान चल रहे हैं और सिंध में 9th के इम्तहान चल रहे हैं और आलम यह है कि रात भर लाइट नहीं होती, बच्चे पढ़ नहीं पाते और जब सुबह मुख्तलिफ़ शिफ्टों में बच्चे एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो वहाँ भी हर 15 मिनट 20 मिनट के बाद लाइट जाती है और बच्चे पेपर नहीं दे पा रहे। तो इसमें गुजारिश सिर्फ इतनी थी कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एग्ज़ाम जो हैं वो बच्चों के वो लिए जा रहे हैं अपना ये मई में और अगले जो होंगे वो जून में होंगे। पंजाब में 9th के जो एग्ज़ाम होंगे वो जून में होंगे। इसी तरह सिंध में, यानी जून जब सिंध में 50 क्रॉस करता है पारा, पंजाब में 46-47 तक रहता है और लाहौर यूँ तप रहा होता है, तो उस वक्त जब लाइट भी नहीं होती, गर्म हॉल होते हैं, 2-2 400 बच्चे एक हॉल में और 2-2 पंखे लगे होते हैं। तो ऐसा मसला है क्या? अकल काम नहीं करती हमारे मुंतज़मीन की, क्या हुकूमतों की, क्या या वज़ीर जो तालीम है पंजाब में तो खैर हुकूमत ही नहीं है, लेकिन सिंध वाले जो हैं सरदार शाह साहब, वो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े दानिश्वर आदमी हैं, शायर हैं। उनको तो कम से कम पता है, वो तो अपना सनाफ सवाइल हैं, उन्होंने तो अपने कदमों से सिंध पूरा नापा भी हुआ है, तो उनको तो आइडिया होगा कि यार ये अगर मई जून में इम्तहानात होते हैं तो हशर क्या होता होगा बच्चों का। तो ये इम्तहानात मई जून में ज़रूरी क्यों है भाई? पीछे ले जाएं, फरवरी मार्च में ले जाएं, मतलब उसको थोड़ा सा मैनेज कर लें। बच्चों को अजाब में डाला हुआ है, ना बच्चे पढ़ पाते हैं ना पेपर दे पाते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा हुकूमतें फोकस करें। अब मैं आता हूँ कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद हो रही है। मेरा मकसद तनकीद करना नहीं है, अदालत का एक फ़ैसला है और ज़ाहिर अदालतों हमारे यहाँ जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो बहुत पुराना है। और आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब का जो दौर था जिसमें सुप्रीम कोर्ट हमला केस भी बना था, वो भी उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद शाह साहब जो थे, उनकी और नवाज़ शरीफ साहब की आपस में ठन गई थी। अदालत ने जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो मामला चल रहे थे उसका नोटिस लेना शुरू कर दिया था। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर अदालत और पार्लियामेंट अदालत के मामला में मुदाखलत नहीं करती, ये कानून है, ये आइन है। लेकिन बहरहाल उस वक्त ये हुआ था तो बहरहाल लड़ाई बढ़ गई थी और फिर ये हुआ था कि नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त तगड़े थे और उन्होंने सजाद शाह साहब को फारिग कर दिया था कोयटा हाई कोर्ट से फ़ैसला दिलवा कर। लेकिन मतलब ये कि लड़ाई हमारी मुकन्नना की, हमारी इंतज़ामिया की और अदलिया की या दीगर इदारों की ये पुरानी है। ये जो आज जो हुआ है कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, ये कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसे मामले का नोटिस लेगी जो मामला इमरान खान साहब तकरीरों में डिस्कस कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की तकरीरों से मुतासिर होकर ये किया है, लेकिन माजी में ऐसा हुआ है। माजी में पनामा में आपको याद होगा पनामा क्या हुआ था। इमरान खान साहब ने पनामा के लिए एक दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और अदालत ने वो दरख्वास्त फजूल करार देकर रजिस्ट्रार ऑफिस ने वापस कर दी थी। इमरान खान साहब ने उसके लिए फिर लॉकडाउन पूरी एक तहरीक उठाई थी और फिर लॉकडाउन इस्लामाबाद की कॉल दी थी। और लॉकडाउन इस्लामाबाद की कॉल, अभी भी लाइट नहीं है यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ, तो हम जनरेटर पर है, एयर कंडीशन बंद है। ज़ाहिर है जब वीडियो कर रहे हो तो पंखा भी नहीं चला सकते, आवाज़ शोर आता है, तो इस वजह से मेरे हाथ में बार बार टिशू होगा, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत खाऊँ क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है, लाहौर की गर्मी है भाई। तो इमरान खान साहब ने लॉकडाउन इस्लामाबाद की कॉल दी थी, आपको अच्छी तरह याद होगा। तो लॉकडाउन इस्लामाबाद की कॉल में इमरान खान साहब इस्लामाबाद, अक्टूबर का महीना था मेरा ख्याल है, ये 2016 की बात है। तो लॉकडाउन तो इमरान खान साहब नहीं कर सके थे, हुकूमत ने, चौधरी निसार साहब ने खुद लॉकडाउन कर दिया था और इस्लामाबाद बंद, और इमरान खान साहब को बनीगाला से निकलने नहीं दिया गया था और इस्लामाबाद की तरफ कहीं से कोई जुलूस नहीं आ सका था। एक जुलूस जो खैबर पख्तूनख्वा से परवेज़ खटक साहब लेकर आ रहे थे, वो जुलूस अटक पुल पर रोक दिया गया था और दोनों मुल्क तो अल्लाह माफ़ करे, दोनों सूबों की पुलिस
अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, KPK हमारे मुल्क का हिस्सा है और पाकिस्तान इसी तरह कायम दायम रहे, लेकिन वो ऐसे लग रहा था कि जैसे जंग चल रही हो, जैसे मतलब दो मुल्कों के दरमियान। उधर से KPK, इधर से पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस थी, और वो सारा दिन वहाँ पे आपने देखा था तमाशा लगा हुआ था। तो उसके बाद फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब जो हैं, खुसा साहब, उन्होंने फिर कहा था कि जी इमरान खान साहब आप दरख्वास्त लेकर आए, हम सुनते हैं दरख्वास्त। दबाव तो उस वक्त अदालत ने कबूल कर लिया था, जिस दरख्वास्त को फजूल करार देकर रजिस्ट्रार ऑफिस ने फेंक दिया था, वो दरख्वास्त आ गई। और उसके बाद जो कुछ हुआ आपने देखा, फिर पनामा से कुछ नहीं निकला तो अकामा आ गया था, तो नवाज शरीफ साहब तो आयात नायल कर दिए गए थे। और उसके बाद ये जो निज़ाम आज का इमरान खान साहब का बैठा हुआ है, कहा जा रहा है कि उस वहाँ से आज का बैठा हुआ से मतलब कि जो अभी ख़त्म हुआ है निज़ाम इमरान खान साहब का, तो कहा जा रहा है कि वो वहाँ से निकला था। तो इमरान खान साहब के असरात तो हैं ना, आज भी डॉलर 200 रुपये पे चला गया, 200 क्रॉस कर गया हुआ है, लाइट नहीं आ रही। तो ये इस हुकूमत ने कोई 1 महीने में तो सारा बेड़ा गर्क नहीं ना किया, कोई बेड़ा गर्क हुआ था मुल्क का, तो ये सारा कुछ हमें देखने को मिल रहा है ना। तो इसी वजह से आ रहा है कि जो इमरान खान का निज़ाम, तो इमरान खान साहब कहा जाता है कि वहाँ से फूटे थे, वो मामला है माजी का। लेकिन अब हुआ ये कि इमरान खान साहब, ये मैं दोनों मामला को अलग अलग देख रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो चीज़, जो खबर हमें इमरान खान साहब ने दी या मीडिया पे कहीं रिपोर्ट हुई, उस पर अदालत ने लिया सुओ मोटो नोटिस। अब अदालत की बिल्कुल भी नीयत पर कोई शक नहीं है। अगर कोई हुक्मरान, मतलब ये बात मैंने यहाँ दोस्तों में की भी थी कि अगर शहबाज शरीफ साहब, जो खबर आई थी कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा प्रोसिक्यूटर बदल दो और मुकदमा बंद कर दो, सारा कुछ, ये खबरें चली थी मीडिया पर, तो उसके बाद FIA ने उसकी तरदीद भी कर दी थी। लेकिन जिस दिन खबर आई थी, यूँ लग रहा था कि खबर ठीक है, तो उस पर भी मैं यहाँ पर दोस्तों से बैठ कर कह रहा था, बात कर रहा था कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर मुकदमात हैं, आपका ख्याल है आपके मुकदमात झूठे हैं, जब झूठे हैं तो वो ज़ाहिर है आप बरी हो जाओगे, तो अदालतों में मुकदमात लड़ो, फेयर ट्रायल के ज़रिए लड़ो और अपने आप को हमेशा के लिए क्लियर करवाओ। ये मुकदमात बंद करवा के अपने दौर में या दाखिले दफ्तर करवाएंगे तो फिर मुशर्रफ की तरह, जिस तरह मुशर्रफ के ज़माने में वो बंद करवाए थे और दोबारा फिर खुल गए, वही किस्से पनामा में आए थे ना, हुदैबिया पेपर मिल्स वाला जो मुकदमा पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ और नवाज शरीफ के खिलाफ बनाया था, रहमान मलिक मरूम ने, तो वो वाला मुकदमा मुशर्रफ साहब के दौर में बंद हो गया था। फिर मुशर्रफ के दौर में बंद हो गया तो वो जो नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे, मुकदमात में कुछ था कि नहीं था, सारे कुछ होता है तो साबित भी हो ना। आसिफ जरदारी 11 साल जेल काट कर आ गए, कुछ नहीं साबित हुआ। तो मैंने गुजारिश ये की थी कि यार फिर वो मुकदमा दोबारा जाकर दोबारा कोई ना कोई उनका आता है और सियासी इस्तेमाल करके वो मुकदमात खोल देता है। तो बेहतर तरीका यही है कि अपने मुकदमात अदालतों में कॉन्टेस्ट करें, अदालतों में सामना करें और मुकदमात ख़त्म करवाएं। ये मेरी ओपिनियन थी और मैं भी इस राय का था कि इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल FIA ने तरदीद कर दी थी। FIA ने कहा था कि जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ना हमें कहा गया है और ना हमने मुकदमात बंद करने या दाखिले दफ्तर करने का कहा है, वो तारीख सिर्फ चेंज हुई है। तो बहरहाल वो FIA की तरदीद आ गई थी, लेकिन ये मीडिया पर ख़बरें भी रिपोर्ट हुई। फिर एक FIA के अफसर डॉक्टर रिजवान, वो इंतकाल करके दिल का दौरा पड़ने से, तो उसके बाद सबसे पहले शहबाज गिल ने कहा कि कत्ल किया गया उनको। फिर इमरान खान ने जलसों में कहना शुरू कर दिया। फिर इमरान खान साहब ने मुसलसल कहना शुरू कर दिया, मैं पहले कहता था कि इन्होंने आकर सबसे पहले नैब को ख़त्म करना है, इन्होंने FIA पर हमला करना है और FIA पर वार करना है और ये करना है वो करना है। तो इमरान खान साहब ने जो तकरीरें की थी 2, 4, 5 जलसों में, तो उसके बाद कल अचानक, अब इनका ताल्लुक़ कोई नहीं है, मैं ये भी बता दूँ, ताल्लुक़ कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इमरान खान साहब की तकरीरों के मामले से ताल्लुक़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई इसको समझना चाहे तो मैं इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और जो प्रेस रिलीज़ आई है कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो नोटिस लिया है और उसमें एक साथी जज जो है उनके सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने परसीव किया था, परसीव्ड। अब परसीव का मैं तर्जुमा करता हूँ तो मुख्तलिफ मतलब निकलते हैं। उनके जहन में आया, उनको इदराक हुआ, उन्होंने अखज़ किया, उन्होंने समझा, उनको लगा, उनके ख्याल में आया, मतलब मुख्तलिफ परसीव लफ्ज़ का जो मायने है, अगर डिक्शनरी में जाएंगे या हर जुमले में उसका अपना अपना होता है। तो यहाँ पर ये कह लें कि उनको इदराक हुआ, उनको लगा, उन्होंने समझा कि मुदाखलत की जा रही है इंडिपेंडेंट जो है प्रोसिक्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन में। लिहाजा उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि हमें इस मामले में सुओ मोटो लेना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने लिया और बहुत अच्छा किया, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। कोई इसमें नहीं है कि जी कोई हुकूमत में अगर आकर अपने मुकदमात ख़त्म करवाए, नहीं करवाने चाहिए ख़त्म। तो उन्होंने बहरहाल एक बेंच बना दिया और आज उस बेंच ने फैसला दिया, 5 रुकनी बेंच ने, और उन्होंने अपना ये फैसला दिया कि जितने भी हाई प्रोफाइल मुकदमात हैं FIA में, नैब में, ना उनका प्रोसिक्यूशन तब्दील हो सकता है, ना तफ्तीशी तब्दील हो सकता है, सारा का सारा जिस तरह था उसी तरह होगा। और फिर साथ ही सवाल उठा कि जी जो DG FIA थे
उनको तब्दील क्यों किया गया? सनाउल्लाह अब्बासी साहब सिंध से बहुत अच्छे अफसर, और उनका तबादला क्यों किया गया, उनको क्यों हटा दिया गया? बहुत अच्छा सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ज़ाहिर है एक तो ये होता है कि इंतज़ामी मामलात हैं, इंतज़ामी मामलात हुकूमतें आकर अपनी अपनी टीम बनाती हैं, ये हुकूमतों का राइट होता है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुकदमात की वजह से उनको हटाया है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है, अच्छी चीज़ है। लेकिन मसला यहाँ पर एक और आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अब इस मामले से हम साइड पे हो जाते हैं। ये मामला आज का जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा नोटिस लिया। इसमें नैब के मामले की कहा जा रहा है, सुना है कि जी नैब में के कानून में भी तरमीमें की जा रही हैं। अब इस फैसले से नैब की तरमीम जो है वो जो खुर्शीद शाह साहब ने और बल्कि आसिफ जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, और बजाते खुद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून भी ये चाह रही है कि नैब के कानून में तरमीम की जाएँ। मुकम्मल जो वो 90 दिन की गिरफ्तारी का अख्तियार है, जिसमें बिजनेसमैन, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स को रगड़ा लगा देते हैं नैब वाले उठाकर, तो उसमें ज़रा तरमीम करें, उसको ज़रा बनाएं, महज़िब दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक उसको बनाया जाए नैब के कवानीन को। तो इसमें यह सवाल भी आया। तो अब देखते हैं कि नैब की तरमीम जब होगी तो ये इस मामले के साथ जुड़ी रहेगी, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसका सो मोटो नोटिस ले लिया हुआ है। तो अब क्या पार्लियामेंट नैब की तरमीम कर सकती है, नहीं कर सकती? नैब के मामलात में जो और चेयरमैन नैब, ज़ाहिर है जो 2 जून को जिनकी मुद्दत क्या है वो उस पर है, ऑर्डिनेंस पर, ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा। ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट ने मंजूर नहीं किया, और उनका था कि जी नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर तक ये बरकरार रहेंगे। तो वो ऑर्डिनेंस है, जब ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा तो चेयरमैन नैब भी नहीं रह सकेंगे कानूनी तौर पर, टेक्निकली तो ये है। लेकिन अब खदशा ये है कि इसकी वजह से फिर चेयरमैन नैब जो है वो बरकरार रहेंगे, जिसको ये हुकूमत बरकरार नहीं रखना चाहती, ज़ाहिर है। और उनको तो कोई भी महज़िब मुल्क में इस तरह की जो होती है एहतसाब, वो बर्दाश्त नहीं होता किसी भी महज़िब मुल्क में, जिस तरह का हुआ है। मतलब एक चेयरमैन नैब जो बजाते खुद जिनके दामन पर वीडियो वाला इतना बड़ा दाग लगा हो और वो लोगों का एहतसाब करते फिरे, तो ये दुनिया नहीं। बहरहाल लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुमकिन है कि ये मामला मुतासिर हो जो हुकूमत करना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नेक नियति के साथ जो कुछ किया है बिल्कुल इसी तरह है। अब मसला ये है यहाँ पर थोड़ा सा कि काश इस तरह का जो एक्टिविज़म था, ये ज़ाहिर अब चीफ जस्टिस साहब तो आज है ना, ये है ज़ाहिर उससे पहले की मैं बात करूँ, मतलब लिहाजा मैं अदालत के किरदार पर या अदालत का जो वो मैं बार बार वजाहत करूँ कि अदालत के कंडक्ट पर बिल्कुल भी मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा। फैसला है बहुत अच्छा है, हुकूमत को किसी सूरत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, वज़ीर आला हमज़ा शहबाज हों, आसिफ जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, खुर्शीद शाह साहब हों, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, जितने भी हैं सबको अपने अपने मुकदमात का सामना करना चाहिए अदालतों में। और अगर कोई मुकदमात वापस करवाने की कोशिश करे तो सुप्रीम कोर्ट को इसी तरह मुदाखलत करनी चाहिए और नोटिस लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन एक चीज़ जो हो रही है जो वो ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत कर रही है? सुप्रीम कोर्ट को ये राइट तो है कि सुप्रीम कोर्ट उसको क्या होता है वो कर सकती है, उसकी देख सकती है उसको। लेकिन इस तरह सुओ मोटो नोटिस के ज़रिए और प्रिसीव्ड मामला जो हो कि प्रिसीव किया किसी साहब ने, किसी जज साहब ने, और फिर अखबारी तराशे जो कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि हमने लगा दिए कि अखबारी ख़बरें हैं, तो उनकी बुनियाद पर पूरी की पूरी हुकूमत को बुलाकर ये इस मामले पर यहीं पर रहते हैं। लेकिन मैं माजी पर चलता हूँ थोड़ा सा। DGFIA सनाउल्लाह अब्बासी साहब का ताल्लुक़ सिंध से, उनके सीनियर अफसर DGFIA बशीर मेमन साहब का ताल्लुक़ सिंध से, जो इनसे पहले DGFIA रहे। बशीर मेमन साहब के इंकशाफात संगीन हैं, ये तो अखबारी तराशे हैं, ये तो इमरान खान साहब की तकरीरें हैं, ये तो शहबाज गिल साहब की बातें हैं। अदालत उनसे मुतासिर नहीं हुई, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन पहले ये मामलात वो लेकर आए थे सामने ना कि डॉक्टर रिजवान को कत्ल किया गया है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं बताता हूँ, अदालत ने तशवीश का इजहार किया ना इस मामले पर। तो डॉक्टर रिजवान साहब ने इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पता है कि किस तरह वो कैसा जहर होता है जो देकर लोगों को मारा जाता है। तो ये इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन ये तो चीज़ें थी, उसने कहा। लेकिन जो सबूत लेकर, गवाह बनकर, सबूत चले नहीं कहते, गवाह बनकर जो फिर रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, 3 साल से, बशीर मेमन साहब, वो कह रहे हैं मुझे कोई अदालत बुला ले, मैं हर अदालत में आकर गवाही देने को तैयार हूं कि इमरान खान क्या करना चाह रहे थे मेरे से, FIA को किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे थे। किसी अदालत ने उनको नहीं बुलाया। वो यहाँ तक उन्होंने कहा कि जी मुझे शहजाद अकबर ने, इमरान खान साहब की पूरी टीम ने पहले इमरान खान से मुलाकात करवाई और इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि जी आप बहुत बड़े अफसर हो, दबंग अफसर हो, और आपको जो जिम्मेदारी मैं दे रहा हूँ ये आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता।
ये कहा गया बशीर मेमन साहब को। और फिर उसके बाद जब बशीर मेमन साहब वज़ीर आज़म के, वो खुद बशीर मेमन साहब इसके रावी हैं, उनके इंटरव्यूज़ ऑन रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। अगर बशीर मेमन साहब ने गलत कहा है तो बशीर मेमन साहब को हथकड़ियाँ लगवाए, कोई गिरफ्तार करवाए। बशीर मेमन ने कहा कि जी मुझे फिर साइड पर ले जाकर शहजाद अकबर और दूसरों ने कहा, एक दो और नाम भी उन्होंने लिए, कि जस्टिस काजी फैसल साहब को गिरफ्तार करना है। उन्होंने फ़रूक नसीम उस वक्त वज़ीर कानून वो भी थे, उनका नाम भी है। उन्होंने कहा कि जी आप सोच रहे हैं क्या बशीर इनको गिरफ़्तार करना, अपना सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को गिरफ़्तार करना, आपको मतलब आपका अकल काम करे? उन्होंने कहा, मैंने कहा आपका अकल काम करे, आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ जी हम संभाल लेंगे, आप गिरफ़्तार कर लें, हम संभाल लेंगे। उसके बाद कहते हैं कि दोबारा जब वज़ीर आज़म साहब ने, मैंने इनकार कर दिया मुलाकात की, उन्होंने कहा जी आप ये काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कैसे, मतलब मैं कह रहा हूँ आपको, प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी आप ये नहीं मुझे कह सकते। तो उन्होंने कहा कि जी मैं जो अपना उधर सऊदी अरब में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, जिनकी घड़ी दी हुई बेच दी थी इमरान खान साहब ने, वो वहाँ पर जो कुछ कहते हैं वो हो जाता है। अच्छा मैंने घड़ी बेची नहीं, भूल आता हूँ, मेरे पास भी एक सादा सी घड़ी है, ये ना समझेंगे वो भी तोहफ़ा ही है, वो तोहफ़ा है, मुझे मेरी बहन ने सालगिरह पर दी थी, तो वो वाली घड़ी जो है वो मैंने बेची नहीं है, घर पड़ी हुई है, या कभी भी मेरा बड़ा बेटा पहन के जाता है वो मतलब ये ना समझिएगा मैं घड़ी नहीं बेचता, तोहफे नहीं बेचता। तो इमरान खान साहब को जिसने तोहफ़ा दी थी घड़ी, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, वो कहते हैं वो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान तो जो कुछ कहते हैं, बकौल बशीर मेमन, इमरान खान साहब ने उनको कहा वो जो कुछ कहते हैं वो तो हो जाता है। मैं कह रहा हूँ मैं वज़ीर आज़म हूँ और आप मेरा नहीं हुक्म मान रहे, आप कह रहे हैं नहीं जी कानून और आइन आप मुझे ये बता रहे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, वहाँ बादशाह आता है, यहाँ पार्लियामेंट जमहूरी निज़ाम है, मैं जवाब दूँ कानून के सामने, आप जवाब दें पार्लियामेंट के सामने, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो आप कह रहे हैं। तो या कोई आपके पास कोई चीज़ है, आप तहरीरी ऑर्डर करें, तहरीरी ऑर्डर भी नहीं है, ज़बानी बातें कर रहे हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये बात। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने आरिफ नकवी के इलेक्ट्रिक वाले जो गिरफ्तार हैं, अमेरिका में हैं, इमरान खान साहब के फाइनेंसर हैं, इमरान खान साहब को उन्होंने फंड किया हुआ है, जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें उनका नाम है। बशीर मेमन साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि उनके खिलाफ कोई 70 अरब पता नहीं कितने के मामलात की तफ्तीश है, फिगर ज़रा कन्फ्यूज़ है वो, क्योंकि बातें बहुत पुरानी हैं। तो तहकीकात चल रही थी, उन्होंने सुई गैस के पैसे देने थे, उन्होंने दबाए हुए थे के इलेक्ट्रिक के, और वो मैं उनके खिलाफ तहकीकात कर रहा था। वज़ीर आज़म ने बुलाकर मुझे कहा बंद करो। तो मैंने कहा जनाब, ये इमरान खान साहब ने, मैंने कहा जनाब ये तो इतना नुकसान पहुँचाया इन्होंने कौमी ख़जाने को, मैं कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं वो मेरा दोस्त है, बंद करो आप मेरे दोस्तों को तंग करना। ये हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, आसिफ जरदारी, खुर्शीद शाह, बाकी सारी अपोजिशन के, उन्होंने कहा कि जिनके खिलाफ ये मुकदमात बना दो। मैंने कहा, उन्होंने कहा मैंने इनकार कर दिया, तो नहीं किया। तो फिर बशीर मेमन साहब को जबरी रिटायर्ड किया गया, यानी उनकी जो था वो क्या कहते, और बहुत कुछ तवील लिस्ट है, उनको तबादला किया गया जो आखिरी अयाम में थे अपनी नौकरी के, रिटायरमेंट के करीब थे, 5-6 माह था उनके पास। तो जब इस तरह अफसर को रिटायर किया जाए और वो भी इतने बड़े पोस्ट पर बैठा हुआ, साबिक आईजी हो, तो उनको इस तरह रिटायर किया जाए तो वो अपनी तौहीन समझते हैं, बेइज्जती समझते हैं। जिस अफसर में थोड़ा ज़र्रा बराबर भी अगर अपनी अना होती है, अब जिसको इज़्ज़त नफ्स प्यारी होती है, वो समझता है कि यार मुझे बेइज्जत किया जा रहा है, लिहाजा उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। बशीर मेमन साहब ने अर्ली रिटायरमेंट लिए रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद बशीर मेमन साहब की पेंशन बंद कर दी गई। उन्होंने, अच्छा इस सारी किस्से कहानी पर उन्होंने इंसाफ पर इंसाफ किया, टीवी पर गए, यूट्यूबर्स को भी अपना उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, हर बड़े एंकर्स के साथ बैठकर उन्होंने कहा कि जी मैं हर जगह इन जो इल्ज़ामात कह रहा हूँ मैं इनका सबूत देने को तैयार हूँ या साबित करने को तैयार हूँ। वो इतने बड़े अफसर रहे हैं बशीर मेमन, वो पुलिस में उनकी सारी ज़िंदगी की सर्विस थी उन्होंने, लेकिन उनके वो जो बात कर रहे हैं और आज भी कह रहे हैं, ये नहीं है कि उन्होंने कोई सियासी बयान दे दिया था 35 पंक्चर की तरह। वो कह रहे हैं जी मैं हूँ, हाजिर हूँ, मुझे बुलाएं। कोई नोटिस नहीं हुआ था। इल्ज़ाम क्या लगा रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की गिरफ्तारी का ऑर्डर किया जा रहा था। इल्ज़ाम क्या लगा रहे थे? झूठे मुकदमात बनाने का। इल्ज़ाम क्या लगा रहे थे? कौमी ख़जाने का 70 अरब रुपए से ज़्यादा, वो फिगर बार बार मैं कह रहा हूँ, कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, बस अरबों रुपए जो है वो हड़प करने वाले बंदे के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने का ऑर्डर देने का कोई सुओ मोटो नहीं हुआ था, कोई भी। और फिर उनको जबरी रिटायर किया गया या उनको तबादला किया गया और बग़ैर किसी वजह के तबादला किया गया। आज सवाल हुआ है, बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, पूछा है कि जी आपने क्यों सना अल अब्बासी को हटा दिया? वो आपके मुकदमा देख रहा था इसलिए।
तो तब भी ये सवाल पूछना चाहिए था। आज तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून की अमलदारी, वो क्या होता है, अलम बुलंद किया ना, बहुत अच्छा किया। तब नहीं पूछा गया। और फिर वो बंदा जो जाकर उसने अपनी पेंशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करके अपनी पेंशन बहाल करवाई। यानी एक बंदा जो सारी ज़िंदगी सर्विस देता है, उनके दामन पर कोई इल्ज़ाम है, कोई मुकदमा है, साबित कर दे और फिर उनकी पेंशन बंद कर दें। आज भी कर दें वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? बशीर मेमन साहब का ख़ानदानी कारोबार है, उनका कोई अपना एक मिल शिल लगाई हुई थी उन्होंने, पुरानी उनकी घी मिले, वो उन पर छापे सिंध में मिले हैं। वफाकी इदारे जाकर छापे मारते, उनकी जहाँ जहाँ बशीर मेमन की थी वो अपना क्या कहते हैं सप्लाई जाती थी उस घी की, वो वहाँ पंजाब में ख़ास तौर पर ज़्यादा थी। वहाँ उन डीलर्स को कह दिया गया कि इनका सामान उठाओगे तो जिम्मेदार खुद होगी। उनको टकेडोगरी कर दिया गया, उनको करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचा दिया गया। कोई पूछगिछ नहीं हुई थी। छोड़ दे इस बात को। IG सिंध कलीम इमाम, IG सिंध AD ख्वाजा नवाज शरीफ का दौर है। पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि AD ख्वाजा ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, एक अलग से मतलब सूबे के वज़ीर आला का ऑर्डर नहीं मानते थे। अब IG नीचे तो अपनी मर्ज़ी कर सकता है, लेकिन अगर वज़ीर आला उनको कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए कहेगा पुलिस के अंदर तो वो तो करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि कोई अफसर, अगर इदारों की इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि वो इदारे अवाम के मैंडेट से आई हुई हुकूमतों से बालाए नहीं होते। ख़ास तौर पर ये पुलिस हो गया, इंतजामी इदारे नहीं होते। पॉलिसी बनाती है हुकूमत, उस पॉलिसी पर वो अमल दरामद करते हैं। ये ज़रूर कह सकते हैं कि जी इसके लिए मुझे यहाँ पर फलां SP लगाना है, आपकी मर्ज़ी का अफसर नहीं लगाऊंगा, ओके लगा दे अपनी मर्ज़ी का, ये ज़रूर हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता था। तो IG AD ख्वाजा को चेंज करना था। उस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ठनी हुई थी, तो जो चौधरी निसार आड़े आ गए थे, नहीं चेंज करने दिया गया था उस वक्त IG को, अदालतें भी आड़े आ गई। कलीम इमाम को तो ये मेरे पास खबर पड़ी हुई है, स्क्रीन पर आप देख लें, ये खबर है एक्सप्रेस न्यूज़ की। IG सिंध कलीम इमाम का सिंध हुकूमत ने तबादला किया और हुआ ये खबर है, हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत का अख्तियार कहा कि हुकूमत के पास अख्तियार ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर किया गया है। तो IG सिंध का तबादला रोक दिया गया। ये वो ज़माना है जब पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कपड़े कम बदलते थे, IG ज़्यादा बदलते थे। ये वो दौर है जब उस्मान बुज़दार रोज़ाना चीफ सेक्रेटरी बदलते थे। ये वो दौर है जब पंजाब के DPO तबादला करके पहुंचते थे अपनी स्टेशन पर तबादला होकर, और उस वक्त उनको पता चलता था कि नहीं जी आपका अब अगले ज़िले में ट्रांसफ़र हो गया, डिप्टी कमिश्नर ये, और उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं अलीम खान साहब के जी वो 3-3 करोड़ रुपए में तबादले होते थे। तो नहीं होता था ये। अगर ये होता तो आज पाकिस्तान के हालात कुछ और होते। अगर इन मामलात पर सुओ मोटो नोटिस लिए जाते तो पाकिस्तान कुछ बेहतर पोजीशन में होता। मुझे याद पड़ रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी का दौर, मुशर्रफ पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके तबाह करके चले गए थे। दहशतगर्दी, हर शहर में धमाके होते थे, आटे की लाइनों में लोग जो है वो मरते थे, गंदम का बहरान, चीनी का बहरान, बिजली का बहरान, अमन अमान, मईशत। उस ज़माने में आके बड़ी मुश्किलों से मुल्क को जब संभाला गिलानी ने और जरदारी हुकूमत ने, तो इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली हो गई। गिलानी साहब ने सेक्रेटरीज लगाए थे, कुछ तकर्रुर किए थे, कुछ तबादले किए थे, कुछ प्रमोशंस किए थे। कोई मतलब एक पूरा का पूरा वो जो कुछ उन्होंने किया था, एक ऑर्डर से इफ्तिखार चौधरी ने सारा उड़ा कर रख दिया था कि जी आप ये नहीं कर सकते। इफ्तिखार चौधरी ने क्या किया था? चौधरी साहब ने पार्लियामेंट की गई तरमीम वापस भेज दी कि नहीं इसमें इस तरह की तरमीम करें। ख़ासतौर पर जजेस वाला मामला था तकर्रुर का, 18वीं तरमीम को, फिर 19वीं तरमीम में उसको सेट किया गया। अब क्या हुआ है कल परसों कि वोट कास्ट हो सकता है, खुद फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने फैसला खुद दिया कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट अपना बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर, पिटिशन पर कि हाँ जी वोट कास्ट हो सकता है, तहरीक अदम एतमाद में मुनव्वर खान वोट कास्ट कर सकता है। वोट कास्ट करने से रोका नहीं जा सकता। जब वोट कास्ट हो सकता है तो उसका सीधी सीधी तशरीह है, मतलब वोट, और आइन में मौजूद है, आइन के ख़िलाफ़ नहीं है कि जी वो वोट गिना जा सकता है। अब वो जो सदारती रेफरेंस में कह दिया कि जी नहीं, मुनहरिफ रुकन जो है वो उसका वोट नहीं गिना जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फ़ैसले के ज़रिए आइनी आर्टिकल उड़ा दिया। तो इसको ये समझा गया कि ये, और मैं नहीं समझ रहा, ये आइनी और कानूनी माहिरीन समझ रहे हैं कि ये मामला जो है ये पाकिस्तान की इंतज़ामिया के अख्तियार के अंदर मुदाखलत है, जो माजी में भी
हमारी अदलिया का एक रिकॉर्ड रहा है कि वो करती रहती है। मैं नहीं कह रहा, कानूनी माहिरीन कह रहे हैं। अब मैं आता हूँ अपनी दूसरी दो कहानियों पर, दो स्टोरियों पर मुख्तसरन। वो ये कि जी असद उमर साहब लाडले कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने एक सीधी धमकी लगाई है पाकिस्तान के इदारों को और उन्होंने कहा कि जी कान खोल कर सुन लो, अगर इंतखाबात नहीं दोगे तो तारीख़ आपको माफ़ नहीं करेगी। ये कोई मुतालबा नहीं है, ये कोई इल्तिजा नहीं है। अव्वल तो ये है कि इदारे इंतखाबात नहीं करवा सकते। इदारों को सियासत में मुदाखलत की दावत क्यों दी जा रही है? बिल्कुल आप हुकूमत पर प्रेशर डालें, सियासी दबाव डालें हुकूमत पर, जो आपका राइट है। आप जलसे कर रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा। आपके जलसों में की जाने वाली बातों पर तनकीद हो रही है, लेकिन उस राइट पर बिल्कुल भी तनकीद नहीं हो रही। आप लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं, आप करें। आप धरना देना चाह रहे हैं, आप दें। लोगों की ज़िंदगी को डिस्टर्ब ना करें। आप जो कुछ करना चाह रहे हैं आप करें, राइट है आपका। हम जब बात कर रहे थे तो हम पीटीआई के पॉलिटिकल स्टाइल, वो है नैरेटिव है, बयानिया है, उसके ऊपर तो तनकीद करते हैं। उनका ये जमहूरी राइट है, उस पर बिल्कुल हम तनकीद नहीं करते कि इमरान खान जलसे क्यों करते फिर रहे हैं। लेकिन ये जो धमकियाँ इदारों को देना और फिर इस पर कोई नोटिस नहीं लेता। शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा कि वो, मैं सुन रहा था जियो पर उनको, ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बाद वो कह रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया है। ये आईएसआई को सारा पता है कि ये सारा रिकॉर्ड जो है ये मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने, हमजा शहबाज ने, शहबाज शरीफ ने एफआईए से और उनसे नैब से और जरदारी ने अपना वो सारा रिकॉर्ड वहाँ से उठवा लिया है। सवाल ये है कि अगर ये आईएसआई को पता है तो शेख रशीद को कैसे पता है? सबसे बड़ा सवाल है। तो इदारों को, यानी ये साबित ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये शेख रशीद साहब की बातों से लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम ही नहीं आया, यानी बहुत कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई हुई है। यानी फिर इदारों के ऊपर इन मामलात में जो उनका काम नहीं है, मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। एक तरफ धमकियाँ दी जा रही हैं, दूसरी तरफ इदारों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो इस पर भी कोई नोटिस ले, अगर शायद कोई लेना चाहे तो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।